हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आप सारे लोगों की प्रिपरेशन। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम अगेन डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन को। फर्स्ट पार्ट में हमने जितना कवर करना था उतना कर लिया। यूनाइटेड नेशन का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसमें आप प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हो, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से करे गए हैं वो सारे पढ़ते हो, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के जो इश्यूज हैं वो पढ़ते हो, कहाँ कहाँ इन्होंने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी वो सारी चीज़ें पढ़ते हो। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो इसको एक वीडियो में कराना इम्पॉसिबल था, इसलिए मैं इसके 3 से 4 वीडियो रहेंगे आपकी, क्योंकि ये पीपीटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो कल हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, हमने सारे सेक्रेटरीज़ के बारे में पढ़ लिया था और मैंने आपसे कहा था कि इनके नंबर और इनके क्रोनोलॉजिकल बेस क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनके सबके नाम याद होने चाहिए आपको हर हाल में। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको नाम याद ही करने पड़ेंगे, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ट्रिक बना लेना अपनी तरफ से अगर दिमाग में आ रहा है, वरना लिख लिख के याद करो, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आज कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पढ़ने के लिए है मेजर ऑर्गन वो है आईसीजे, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, दिस इज़ द जुडिशल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये जुडिशल ऑर्गन है किसका? यूनाइटेड नेशन का। जिस तरीके से अब हमने देखा कि एक जनरल असेंबली थी जिसमें 193 नेशन थे, फिर यूएनएससी थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर्स थे। 5 मेंबर्स ऐसे थे जो परमानेंट थे, जो परमानेंट उनकी सीट रहती है उसमें यूएनएससी में, और 10 ऐसे मेंबर्स थे जो हर साल क्या होते थे, बदलते रहते थे। ठीक है, इंडिया 8 टाइम्स उसका मेंबर बन चुका है, लेकिन वो नॉन परमानेंट है। ठीक है, उसी तरीके से जिस तरीके से जुडिशल सिस्टम होता है, चाहे क्रिमिनल केसेस हो गए, सिविल केसेस हो गए, हमारे भारत की जुडिशरी में जाते हैं, उसी तरीके से इस ग्लोबल वर्ल्ड में, इस पूरे देश दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ यूएन का हिस्सा हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज हो जाते हैं, तब वो सारे जो केसेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं। ठीक है, अब मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करूँ तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि इंटरनेशनली कौन से मुद्दे जाएंगे जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हों। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि मैं मेरे खेत पे किसी ने कब्जा कर लिया तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके अपील दे सकती हूँ कि भाई उससे बोलो कि मेरा खेत खाली करे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करेगी? पाकिस्तान और भारत के बीच के मुद्दे हों, ठीक है, पाकिस्तान ईरान का बीच का मुद्दा हो, यूएस से रशिया का बीच का मुद्दा हो, ठीक है, तो उन सारे मुद्दों को उठाती है और उन सारे मुद्दों पर अपना जजमेंटल देती है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो केसेस होते हैं वो जाते हैं आईसीजे में। ठीक है, एंड इट इज़ लोकेटेड इन हेग। जो हेग प्लेस है वो नीदरलैंड में है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना है? हेग में बना है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देर आर 15 जजेस इलेक्टेड फॉर 9 ईयर्स, और इसमें देखो 15 जजेस होते हैं जो 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये जजेस किस बेसिस पे होते हैं? तो इनका भी क्या रहता है, इनके सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इनको भी इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उनकी सीट रहती है, वहाँ पे आराम से जाके वो बैठते हैं, मेंबर बनते हैं आईसीजे के, और उसके बाद अपने अपने ओपिनियंस और अपने अपने जजमेंट्स देते हैं। ठीक है, आईसीजे का जज होना बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है तो कितनी बड़ी बात है हमारे इंडिया के लिए, या फिर उसकी सोशल प्रेस्टीज कितनी ऊंची हो जाती है। उसी तरीके से सोचो कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज है तो उसकी रेपुटेशन, उसकी प्रेस्टीज बहुत ऊंची होती है। ठीक है, एंड ए डील विद द डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट, और ये क्या करते हैं, उन सारे डिस्प्यूट्स पे, उन सारे मुद्दों पे बात रखते हैं जो एक या एक से ज़्यादा देशों के बीच में होती है। ठीक है, अगर आपको मैं याद करवा पा रही हूँ तो कुलभूषण जाधव का जो केस है वो आईसीजे में ही गया था। ठीक है, उन पे एलिगेशन लगे थे कि भारत की जासूसी कर रहे थे और उन्हें जासूसी करते वक्त पकड़ा गया था। ठीक है, लेकिन भारत ने ऐसे क्लेम्स को खारिज कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये मुद्दा कहाँ गया? डायरेक्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था, क्योंकि पाकिस्तान की कोर्ट ने बोल दिया था कि हम उनको फांसी की सज़ा देंगे, लेकिन हमको ये मंजूर नहीं है कि उनको फांसी की सज़ा मिले। ठीक है, इंडिया का एवरी पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे वो कोई एजेंट हो, कोई एकदम रॉ एजेंट हो गया, कोई स्पाई हो गया, कोई भी हो गया, बट हम उसको अपनी आखिरी हद तक बचाते हैं जहाँ तक हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है अभी फ़िलहाल उनकी अगर पोजीशन की बात करूँ तो पाकिस्तान की ही जेल में है शायद। ठीक है, एंड इट इज़ अ एडवाइजरी ओपिनियन टू यूएन ऑर्गन। देखो यूएन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके लिए ये एडवाइजरी का काम करता है। ठीक है, उनको एडवाइस करता है कि आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। काफ़ी सारे ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है वो भी आ जाता है, लेकिन ये इसकी जो महत्वता है तो वो कम हो गई है प्रेजेंट में। क्यों कम हो गई तो मैं वो बताऊंगी।
ठीक है। इट इस्टेब्लिश टू सुपरवाइज द ट्रस्ट टेरिटरीज, ये देखो ट्रस्ट टेरिटरीज के लिए बना था, ठीक है। और सस्पेंडेड ऑपरेशन इन 1994, उसके जो ऑपरेशन थे वो 1994 में ही ख़त्म हो गए थे, ठीक है। मतलब टेरिटरी से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स थे और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रखने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ये बना था एक तरीके से। मतलब म्यूचुअली कंसर्न कंट्रीज़ हैं वो आपस में आ रही हैं, ठीक है। उनकी टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज़ है उनको, उन पे कोई हमला नहीं कर रहा है, अटैक नहीं कर रहा है, अपनी टेरिटरी में उनको नहीं मिला है। तो इस तरीके से एक बड़ी सी काउंसिल बनाई थी, लेकिन इसके सारे ऑपरेशन 1994 तक सारे कंप्लीट हो गए थे। और ये प्रेजेंट डे इसका कोई वो नहीं है, मतलब ये एक सिम्बॉलिक ऑर्गन बन गई है, बट इसमें ना कोई डिस्प्यूट जाता है अब, ना ही कोई इसका पार्टिसिपेंट मेंबर है, और ना ही कोई ऐसे हमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट हो और जिसको हम ट्रस्टीशिप काउंसिल में डालें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि कौन सा यूएन का ऑर्गन है जो एक सिंबॉलिक ऑर्गन बन के रह गया है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्पेशलाइज यूएन एजेंसीज ऑफ यूएनओ। यूएनओ बोल रही हूँ, हाँ यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो इसमें स्पेशल एजेंसीज का मतलब क्या होता है, देखो ऑर्गन एक बहुत बड़ी वो होती है, मतलब एक मैं हूँ, ठीक है। तो मेरे जो ऑर्गन्स, मान लो मेरा हार्ट है, हार्ट मेरा हैंड्स हो गए, ठीक है, और मेरे लेग हो गए, तो ये मेरे ऑर्गन हो गए। लेकिन स्पेशलाइज अगर मैं एजेंसी की बात करूँ, एजेंसी क्या होती है, तो जो हार्ट में मेरे वॉल्व लगे हो गए वो हो गया, आर्टिलरीज हो गई, मेरी वेन्स कैपिलरीज हो गई, ये एजेंसीज हैं जो कि क्या कर रही हैं, असिस्ट कर रही हैं किसको, हार्ट को, ठीक है। वहीं अगर मैं लेग्स की बात करूँ तो मेरे बोन्स पड़ी हैं लेग में, मेरे वेन्स हैं लेग में, तो वो क्या होगी, वो एजेंसी होगी। एक तरीके से मैं समझने के लिए बता रही हूँ, बट देखो मैंने क्या एग्जाम्पल उठाया है, बट हाँ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी स्पेशल एजेंसीज हैं सब यूनाइटेड नेशन की, जो क्या करती हैं, काम करती हैं। तो देखो कौन कौन सी हैं और इसको समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आ जाता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि लेबर स्टैंडर्ड्स को क्या करती है, मेंटेन करती है दुनिया भर में। मतलब इस दुनिया के जितने भी लेबर लॉज की मैं बात करूँ, जितने भी हैं इस पूरे वर्ल्ड की बात करूँ, तो उनको उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है, और उनको एक उनके लिए यूनियंस हो गए, या फिर ये जो बहुत सारे ब्लॉक्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, जैसे ट्रेड ब्लॉक होते हैं, यूनियंस हो गए, तो और ये लेबर यूनियन बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, तो उनकी मांगों को, उनकी सारी चीज़ों को क्या रखते हैं, स्पेशलाइज रखते हैं, ठीक है, कि लोग कब तक काम करेंगे, कितना उनको इक्वल पे होगा, ये सारी चीज़ों को कौन मेंटेन करता है, ILO करता है। उसी तरीके से दूसरी हमें एक एजेंसी देखने को मिलती है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्लोबल हेल्थ पर काम करती है, मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके हेल्थ के मामले में क्या करती है, WHO काम करती है, ठीक है। अगर इंडिया, जैसे अभी इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, जब कोरोना वायरस आ गया था तो WHO ने हर डेथ पे, हर केस पे कुछ कुछ फंड दिया था, ठीक है। इंडिया में भी बहुत सारे पैसे मिले थे और पूरी दुनिया भर के देशों में मिले थे। WHO क्या होता है, बहुत सारी लोकल एजेंसीज के साथ भी काम करता है किसी भी नेशन की। जैसे अगर भारत में मान लो एक एजेंसी है, बहुत बड़ा NGO चल रहा है, वो काम कर रहा है पोलियो के ऊपर, ठीक है, कि जितने बच्चे पोलियो से ग्रसित हैं उनको क्या हो गया, वैक्सीन लगाई जाएगी, पोलियो पिलाई जाएगी, और उनको पोलियो फ्री बनाना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो WHO है वो आगे आता है निकल कर, ठीक है, उस NGO और उस एजेंसी के साथ मिलकर काम करता है, और उस कंट्री से पोलियो को पूरी तरीके से इरेडिकेट करता है, ख़त्म करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे यूनेस्को जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, वो एजुकेशन के ऊपर काम करती है और कल्चर के ऊपर काम करती है, ठीक है। FAO है, ये फूड और एग्रीकल्चर को देखती है, सारे लोग अच्छा फूड खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, फूड जो हमें मिल रहा है वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, उसमें कितनी ज़्यादा मतलब कोई गलत चीज़ें तो नहीं आ रही हैं, ये सारी चीज़ें वो देखता है, ठीक है। अगर फूड की बात करूँ, अगर एग्रीकल्चर की बात करूँ, तो मान लो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं जो जिनका प्रोडक्शन का ही काम है, वो बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने लगे हैं फूड में, और पूरे ग्लोबल मार्केट में वही फूड जाए पैकेज्ड, और सारे लोग खा रहे हैं, ठीक है। उससे लोगों की लाइफ स्पैन कम हो रही है, लोगों को हार्ट डिसीज हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हो, ऐसे केसेस ना बढ़े, तो FAO है वो फूड को क्या करता है, सर्टिफाई करता है, ठीक है।
फिर हम देखेंगे एक नई एजेंसी निकल कर आती है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक आर द दोज very important specialized agency of UN who look after the economic stability at the global level, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे सारे देशों में, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसके लिए क्या करती हैं, ये सुपरवाइज करती हैं दोनों कंपनीज, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये पता है लोन भी देती हैं। अगर आपने इंडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है तो आपको पता होगा कि IMF ने क्या किया था, इंडिया को लोन दिया था, ठीक है। तो ये लोन कब दिया था, जब हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही थी, ठीक है। तब उसके बाद इन्होंने जब हमें लोन दिया तो कुछ हमारे कंडीशंस भी रखी थी कि हम अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करेंगे, थोड़ा जो सेक्टर है उसको प्राइवेटाइजेशन के थ्रू क्या करेंगे, एनलार्ज करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा इकोनॉमिक का पार्ट लाया था। बट मैंने यहाँ पे बताया है कि जब भी कोई कंट्री रिसेशन में जाती है, ठीक है, डिप्रेशन में चली जाती है, तो ये जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उनको लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। फ्री में नहीं देती हैं, इंटरेस्ट पे देती हैं, लेकिन देती हैं, ठीक है। उसी तरीके से WMO, ICAO, ITO, ये बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं UN की, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए काम करती हैं, ठीक है। ये किसी न किसी चीज़ों में लगी ही रहती हैं, ठीक है। इनका बस ये काम रहता है, किसी भी देश में ये झांकते हैं, उस देश में परेशानी है, बस उसी में चले जाते हैं, घुस जाते हैं और वहाँ पे जाके क्या करते हैं, उस चीज़ से या फिर उस संकट से उस देश को निकालने की मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समझेंगे हम UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस। देखो UN के पीस कीपिंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। UN पीस कीपिंग ऑपरेशन एक तरीके की आर्मी है, ठीक है। ये जो आर्मी है वो क्या करती है, सीज फायर करवाती है, या फिर जो ट्रेंड पुलिस मैन होते हैं एक तरीके से, ठीक है। इनमें जैसे कि मान लो दो देश हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, उन्होंने लड़ लड़ के अपने पूरे देश की हालत ख़राब रखी है। उसके बाद UN क्या करेगा, अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पे भेजेगा, ठीक है। पीस कीपिंग फोर्स का मतलब उनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी है यूनाइटेड नेशन के पास, जिनके पास वेल यूनिफॉर्म है, उनके पास पूरा सिस्टम है, जैसे एक पुलिस वालों का होता है, जैसे इंडिया में मान लो, या फिर हमारा BSF मान लो, ठीक है। तो वो प्रॉपर जाते हैं उस जगह पे, वहाँ पर जाके क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को सही करते हैं, ठीक है। मतलब सही करने का मतलब है, लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उसको रोक देंगे, या फिर क्या हो रहा है कि जब वहाँ पे लोग हैं जो सिविलियंस हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उनसे उन सारे लोगों को राहत पहुँचाना, ठीक है। ये होता है पीस कीपिंग फोर्सेस। पीस कीपिंग ऑपरेशन में क्या होता है, देखो ये कभी कभी क्या करते हैं, ये वॉर में भी उतर जाती हैं। पीस कीपिंग मतलब पीस को स्टैब्लिश करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वॉर को भी बिगिन कर देते हैं। तो ये सबसे पहले पीस कीपिंग ऑपरेशन का जो आइडिया था वो 1948 में आया। 1948 से ये बिगिन हो गया था, और इसको ब्लू हेलमेट फोर्सेस भी क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ फोटो नहीं लगाया है, जो जो सोल्जर्स होते हैं वो ब्लू कलर के हेलमेट पहने हुए होते हैं, और उनको ब्लू हेलमेट्स फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। इनका टास्क क्या होता है, मॉनिटर करते हैं सीज फायर को, ठीक है, इलेक्शंस करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं पुलिस को, डिसआर्मामेंट, ये सब चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। पीस कीपिंग फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो मान लो यहाँ से छत्तीसगढ़ में एकदम से जो नक्सलाइट लोग हैं वो ना बहुत ज़्यादा उन्होंने आतंक फैला दिया, ठीक है। मैं एक डिपार्टमेंट की हेड हूँ, मैंने अपने डिपार्टमेंट से 50 लोग हैं, वहाँ पे उन्हें अच्छे से ट्रेन किया है कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं आपस में, उन्हीं सारी समस्याओं से परेशान है, तो वहाँ पे जाके उन्हें स्थिर करो, स्थिति को गंभीरता से लो, और वहाँ पे जाके तुम तब तक रहना जब तक वहाँ पे माहौल शांत ना हो जाए, ठीक है। तो फिर वो लोग वहाँ पे जाएंगे और उन सारी चीज़ों को शांत करेंगे, ये होता है पीस कीपिंग, ठीक है। तो ये जब इंटरनेशनली होता है तो हम इसको UN पीस कीपिंग ऑपरेशन कहते हैं। और इसी तरीके के ऑपरेशन UN ने बहुत ज़्यादा किए हैं। कॉन्गो में किया है, साइप्रस में किया है, साउथ सूडान में किया है, लेबनान में किया है। ये बहुत ज़्यादा ही, मतलब पूरे दुनिया भर में उन्होंने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में भी UN की पीस कीपिंग फोर्स की बात चली थी, जब हमारे डिस्प्यूट हुआ था बहुत बड़ा 1949 में, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। उसके बाद की बात की, ठीक है, वहाँ सीज फायर डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट हम समझेंगे एवेलुएशन ऑफ UN स्ट्रेंथ। तो देखो UN स्ट्रेंथ का हम एवेलुएशन समझें कि UN के मतलब यूनाइटेड नेशन ने क्या क्या कर लिया, ठीक है। तो देखो ये प्रिवेंट करता है मेजर वर्ल्ड वॉर को, ठीक है। अभी तक देखो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं UN की ही देन है, वरना भाई सारी कंट्री जब अपने मनमानी करेंगे, सबके पास हथियार हैं, सबके पास इतनी पावर है कि वो डिस्ट्रक्शन फैला सकती हैं बहुत बड़े लेवल पर, तो वो बिल्कुल भाई आगे आएंगे और डिस्ट्रक्शन फैलाएंगे। तो ये जो UN है वो भाई
प्रिवेंट करता है मेजर वर्ल्ड वॉर को होने से। साथ में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे ग्लोबली लोग डायलॉग कर सकें, ठीक है, ग्लोबल डायलॉग। अब देखो, आप अपने देश में खड़े होकर कह रहे हो तो वो कोई बात, तो वो कौन सुन रहा है? जनता सुन रही है। आप दूसरे देश में जाके खड़े होकर कोई बात कह रहे हो तो कौन सुन रहा है? आपकी जनता आपकी टीवी पे सुन रही है, और जिस देश में आप खड़े होकर कह रहे हो वो लोग आपको सामने से सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप यूएन में खड़े होकर कोई बात कह रहे हो ना, तो यूएन में जितने सदस्य मेंबर हैं वो सब सुन रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है आपको, ठीक है। तो एक तरीके से ग्लोबल स्टेज प्रोवाइड करता है यूएन फॉर डिप्लोमेटिक डायलॉग्स, ठीक है। मतलब लड़ाई वड़ाई तो ये लोग करने नहीं जाते वहाँ पे कि कुर्सी चेयर फेंक रहे हैं, समोसे चाय के लिए गए, नहीं, वो वहाँ पीस टॉक के लिए जाते हैं, ग्लोबल इश्यूज़ को रखते हैं। ग्लोबल जो भी चीज़ों पे मुद्दे, जैसे रिफ्यूजी का हो गया, क्राइसिस का हो गया, पेंडेमिक का हो गया, और पहले तो देखो ये मलेरिया वलेरिया, ये प्लेग वगैरह इतने फैले थे कि ये ग्लोबल मुद्दे थे। अब तो नहीं है क्योंकि इनका कंप्लीट एरेडिकेशन ऑलमोस्ट हो ही चुका है, लेकिन तब ये बहुत ग्लोबली फेमस थे ये सारे मुद्दे, जिस पे क्या करते थे, ये यूएन में चर्चाएं होती थी, ठीक है। तो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलता है जहाँ पे इस तरीके के डायलॉग होते हैं या बातें होती हैं। साथ में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की भी बात की जाती है कि मानव के जितने भी अधिकार हैं उनके हमेशा से संरक्षण किया जाए, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाए। ऐसा नहीं है कि आप जो अफ़गानिस्तान में लोग रह रहे हैं वो लोग नहीं हैं, या फिर जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं सिर्फ वही लोग हैं। जो राइट्स मुझे हिंदुस्तान में मिले हैं, हिंदुस्तान में एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मुझे है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो उन लोगों को भी इतना होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्हें मार डालो या फिर उनको ख़त्म कर दो पूरा, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो इस ह्यूमन राइट्स में सब लोग आ जाते हैं। अगर छोटा सा बच्चा है तो उसको भी जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, सेफ एनवायरनमेंट का अधिकार है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ देखने को मिलती है? यूएन में देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट है वो यूएन से निकल कर आया है। साथ में हमें डेवलपमेंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देखो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को, तो एनवायरमेंटल गोल्स हैं, ठीक है। ये हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है। एनवायरनमेंट में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ पूरी दुनिया में, तो हमने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा पहुंचाया, ठीक है। और जितने भी लोकल एनजीओज, लोकल एक्टिविस्ट थे, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने कंसर्न जताया कि हम इतना ज़्यादा ऊपर जाके बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, हम उतना ही ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, जो क्लाइमेट है या फिर जो वेदर है उसको बहुत ज़्यादा डिप्लीट करते जा रहे हैं और उसको ख़त्म कर रहे हैं कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये सारे नेशन ने कहा हाँ ये सच बात है, जब सेफ़ वाटर नहीं रहेगा, सेफ़ एयर नहीं रहेगी, तब ह्यूमन बींग्स ही मर जाएंगे। तो फिर ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी जीडीपी का मतलब ही क्या बनता है, ठीक है। अगर अमेरिका एक बहुत बड़ा हेजमन है या फिर अमेरिका बहुत बड़ी शक्ति है, अमेरिका के सारे लोगों को मार डालो, क्या मतलब बनता है, ठीक है। मतलब उन सबको, सॉरी टू से, मतलब वो सब खत्म हो जाए एकदम से, तो अमेरिका बचेगा नहीं बचेगा। अमेरिका किससे बनता है? वहाँ पे रहने वाले लोगों से बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट करते हैं, एनवायरनमेंट को सस्टेन करते हैं अपने एमडीजी गोल से और एसडीजी गोल से, जिसमें ये एजेंडा सेट करते हैं कि हम इस साल से लेके इस साल तक ये अचीव कर लेंगे। मतलब हम ज़ीरो एमिशन ऑफ कार्बन कर लेंगे, हम वाटर को प्योरीफाई कर देंगे इतने साल तक। तो मतलब इनके ये गोल्स होते हैं, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन, ह्यूमैनिटेरियन एड की मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। अगर किसी भी देश में बाढ़ वगैरह आ जाती है, किसी देश में भूकंप आ जाता है, किसी भी देश में मान लो कोई बड़ी सी महामारी फैल जाती है, ठीक है, वहाँ की सरकार भी बहुत ज़्यादा फेल हो जाती है उन सबको टैकल करने में या फिर उन सबको राहत पहुँचाने में। तो ऐसी जगह पे कौन कूदता है बीच में कि यूएन आता है, ठीक है। यूएन क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ एड पहुँचाता है और रिफ्यूजी प्रोटेक्शन, रिफ्यूजी कैंप वगैरह लगा देता है ताकि वहाँ के लोगों को बचा सके, ठीक है। प्राइमरीली सारी ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में बने हैं, उनका मेन फोकस क्या है, इंसानों को बचाए रखना, ठीक है। मतलब इंसान की ही प्रोटेक्शन रखना, इंसान को कैसे करके बचाए रखना, चाहे वो किसी भी देश के हों, ठीक है, चाहे वो रिफ्यूजी हों, चाहे वो चिल्ड्रंस हों, चाहे वो विमेंस हों, चाहे वो डिसेबल्ड पीपल हों, हमें अल्टीमेटली बचाना किसे है, लोगों को बचाना है, ठीक है। एंड पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं उनकी हमें सक्सेस देखने को मिलती है नामीबिया में, कंबोडिया में, सीरा लियोन में। तो ये सब क्या है, हमने पीस कीपिंग फोर्सेस की सक्सेस भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इवैल्यूएशन तो समझ में आएगा, चलो ठीक है यूएन इतना बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है यूएन को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी हमें कई सारी कमियां देखने को मिलती हैं। इन कमियों को लोग इवैल्यूएट करते हैं, पूरे दुनिया भर के एनालिस्ट हैं वो इवैल्यूएट करते हैं और बताते हैं क्या क्या कमियां हैं। मैं यूएन को इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, उस पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। इस पीपीटी में आपको हर चीज़ मिलेगी, पूरी आपकी जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और आपको चाहिए क्या, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ इससे पूछा जाता है कि कौन इसका सेक्रेटरी है, ठीक है।
कभी कभी इसकी लिमिटेशंस पूछ ली जाएंगी, कभी कभी इससे पूछ लिया जाएगा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है यूएन की, ठीक है, तो वो सब आपको पता होने चाहिए। तो देखो इसकी लिमिटेशंस के बारे में अगर हम इवेलुएट करेंगे कि यूनाइटेड नेशन की कुछ कमियों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वो कमियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले कमी निकलती है वीटो पावर के डेडलॉक की। अब देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि 5 कंट्रीज़ हैं जिनके पास वीटो पावर है। P5 कंट्रीज़ हमने कौन कौन सी डिस्कस की थी, यूके, ठीक है, फ्रांस, फिर चाइना, फिर यूएस, और यहाँ पे कौन सी रही, रशिया, ठीक है। तो ये वो P5 कंट्रीज है 1 2 3 4 5 जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर इनके पास किस में है, यूएनएससी में है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में है। अगर मान लो वीटो पावर की अगर मैं पावर बताऊँ तो इस तरीके से समझिए, मेरे 5 दोस्त हैं, ठीक है, हम पाँचों ने प्लान बनाया कि हम ट्रिप करेंगे मनाली की, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ मैंने बोल दिया कि नहीं यार मैं नहीं जा पाऊंगी, तो उन चारों को भी ट्रिप कैंसिल करनी ही पड़ेगी हर हाल में, ठीक है। तो मतलब उनके पास बजट भी था, उनके पास परमिशन भी थी, उनके पास सब कुछ था, पूरा फुली प्लान था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे मना कर देने के बाद उनका पूरा प्लान चौपट हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं वीटो पावर, ठीक है। तो ये जो वीटो पावर है वो कभी कभी डेडलॉक की स्थिति क्या करती है, क्रिएट कर देती है। और चाइना इस वीक का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाता है, ठीक है। चाइना इसको कई 2 या 3 बार यूज़ कर चुका है और गलत तरीके से ही कर चुका है। मतलब यूके, फ्रांस, रशिया और यूएसए राज़ी हो जाता है, लेकिन चाइना वीटो कर देता है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, पूरी तरीके से खारिज हो जाती है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि सिर्फ एक मेंबर के कहने की बदौलत जो बाकी के 4 मेंबर हैं उनको पीछे हटना पड़ता है, ठीक है। दूसरा इस पे एक एलिगेशन लगता है कि ये अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा क्या करती है, हमें देखने को मिलता है। तो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे है। अब देखो यहाँ पे यूके, फ्रांस, चाइना, यूएस और रशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, रशिया की, सॉरी ये रशिया कंट्री है, लेकिन स्टिल इस पूरी दुनिया में अगर आप देखो अपनी आंखें खोल के, ठीक है, इतने बड़े बड़े नेशन हैं जिनकी बहुत बड़ी जीडीपी है, बहुत बड़ी, ठीक है, और जिनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, कल्चरली बहुत ज़्यादा वो एनरिच हैं, बट स्टिल उनके पास क्या नहीं है, वीटो पावर नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं है, ठीक है। यूएनएससी में उनका रिप्रेजेंटेशन परमानेंट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैं बात कर रही हूँ इंडिया की और बात कर रही हूँ मैं जापान की, ठीक है। ये इंडिया हो गया, ये जापान हो गया, ये बहुत बड़ी कंट्रीज़ है, मतलब इनकी अच्छी खासी इकनॉमी है, ये बहुत ज़्यादा ग्लोबली मतलब अपलिफ्ट हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं। हम भी डिमांड करते हैं, ठीक है, ब्राज़ील करता है डिमांड, साथ में और जितने भी साउथ अमेरिका की मैं कंट्रीज़ की बात करूँ, बहुत सारी कंट्रीज ऐसे निकल कर आती हैं जो क्या करती हैं, इसमें परमानेंट मेंबर बनने की रिक्वेस्ट करती है, ठीक है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ये लोग दुखी रहते हैं कंट्री मेंबर्स कि हमें अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, आप खुद सोचो ना, यूएनएससी में सिर्फ 15 मेंबर हैं जबकि 193 कंट्रीज़ हैं, तो कितना अनइक्वल सा रिप्रेजेंटेशन हो गया। साथ में हमें देखने को मिलता है कई सारे जो पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं वो की पीसिंग इन्वॉल्वमेंट होते हैं यूएन के, वो फेल भी हो जाते हैं। रवांडा में इन्होंने क्या किया था, 1994 में अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, वो फेल हो गई थी वहाँ के इश्यूज़ को टैकल करने में। ये कौन सी नेशन है, सैब्रेनिका पता नहीं क्या है, 1995 में यहाँ पे भेजी थी इन्होंने, ये भी फेल हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इसका हमें देखने को मिलता है लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर, मतलब कि इनमें जो भी चीज़ें ये या फिर जो भी चीज़ें ये इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलते हैं, एक पूरा फॉर्मुलेशन बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं कि हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कभी कभी ये चीज़ें रह जाती, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लैक करता है। साथ में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बाय मेजर पावर, और जो मेजर पावर्स हैं, हम इन 5 की बात कर रहे हैं, इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जितनी भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बेचारी पीछे रह जाती हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। एंड द फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन फ्यू कंट्रीज़, और साथ में क्या है, यूएन में जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उन स्ट्रॉन्ग मेंबर पे बहुत सारी कंट्रीज़ क्या है, डिपेंडेंट है, इसलिए ये इन सारी कंट्रीज़ को आगे नहीं आने दे रहे हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा पड़ोसी है, इसके पास खूब दनादन पैसा है, ठीक है, मेरे पास कम पैसा है, तो क्या ये कभी चाहेगा कि मैं इसके आगे खड़ी हूँ, ये कभी नहीं चाहेगा। ये हमेशा मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, हमेशा, और ये हमेशा आगे रहेगा, ठीक है। ये हमारी एक कॉमन शॉप है, यहाँ से ग्रॉसरी का सामान मैं खरीदती हूँ, ये ग्रॉसरी का सामान खरीदता है, ठीक है। जैसे ही मैं लाइन में पहले लगी हूँ यहाँ पे, ठीक है,
तो यहाँ पे मैं पहले खड़ी हूँ काउंटर पे और मेरा सामान भी रखा है, लेकिन जो यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, ये जब आगे अपना पीछे से बकेट लेके तो इसकी बिलिंग पहले करने लगा, मेरी नहीं करने लगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पावर है, पैसा है, और इसका बिल अगर 20 का बनता है तो उसमें 25 रुपये ये दे देता है। मतलब इसके पास इतना पैसा है कि पैसे से क्या करता है, शॉपकीपर का मुंह बंद कराता है और मुझे अल्टीमेटली पीछे हटना पड़ता है। तो एक तरीके से फाइनेंशियली इसका क्या कर रहा है, पैसे से मुंह भर रहा है। उसी तरीके से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को डिपेंडेंट होना पड़ता है इस दुनिया की कुछ फ्यू कंट्रीज़ पर, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे नीड फॉर द यूएन रिफॉर्म। यूएन रिफॉर्म में भी बहुत सारे नीड की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म की हम चर्चाएं करते हैं जो यूनाइटेड नेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं? सबसे पहला आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ यूएनएससी मेंबरशिप। वही बात है, पूरे देश दुनिया के लोग बस चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बस 15 मेंबर हैं, उनका एक्सपेंशन करो, 15 से 30 करो, 30 से 35 करो, नहीं पड़ता, लेकिन एक्सपेंशन करो, क्योंकि सिर्फ 15 ही नेशन ऐसे रहते हैं तो उनकी ही वॉइस जा पाती है। ठीक है, बाकी तो कॉन्फ्लिक्ट तो हर जगह हो रहे हैं। आप देखो, यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पैलेस्टीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और इधर अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ, यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं। तो ये सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेशन भी तो बहुत सारे लोगों का होना चाहिए, वॉइस भी तो बहुत सारे लोगों की होनी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि एक्सपेंशन करो मेंबर्स का। साथ में लिमिट और अबॉलिश वीटो, ये कहते हैं तो जो वीटो पावर है उसकी पावर्स को लिमिटेड कर दो, ठीक है, और या फिर पूरा तरीके से ख़त्म कर दो। आप देखोगे तो जो वीटो पावर है वो बहुत ज़्यादा पार्शियल करती है, पार्शियलिटी करती है। बताओ, एक मना कर देता है तो चारों को भी पीछे हटना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, साथ में ये जब रिफॉर्म की बात करते हैं तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होने चाहिए, वो अफ्रीका के लोग होने चाहिए, लैटिन अमेरिका के होने चाहिए। ये बात सही है। अफ्रीका की कंट्रीज़ अगर की हम बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज़ की, तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ से ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना है यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि जब तक यूनाइटेड नेशन के लोगों को पता ही चलेगा अफ्रीका में क्या समस्याएं हैं, अफ्रीका में क्या हो रहा है, वो लोग वहाँ पर सही मेजर्स नहीं ले पाएंगे, सही रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, उन लोगों की लाइफ इतनी हेल्प बन चुकी है वहाँ पर, मतलब मैं तो देखती रहती हूँ। आप देखो, सोशल मीडिया पे हम सब एक्टिव रहते हैं, ये दुनिया इतनी ग्लोबलाइज हो गई है कि सबको पता है कि अफ्रीका में क्या हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। तो अफ्रीकन कंट्री में कैसे लोग रहते हैं, उनका कैसा पहनावा है, क्या खा रहे हैं, इन सब से हम अच्छी तरीके से भली भांति परिचित हैं। ठीक है, तो हमें भी लगता है कभी कभी कि हाँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत। और साथ में बात करते हैं स्ट्रेंथिंग ऑफ पीस कीपिंग बजट। जो पीस कीपिंग बजट है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की, ठीक है, मतलब उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या होना चाहिए, मतलब आप जब किसी चीज़ में ज़्यादा डोनेट करते हो, आप किसी चीज़ में ज़्यादा पैसा लगाते हो, तो आपको तवज्जो भी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो पीस कीपिंग जो बजट है उसको मैं स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड इम्प्रूविंग ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स, और जो ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड में, ह्यूमैनिटेरियन एरिया में जो हम काम कर रहे हैं, यूएन जो काम कर रहा है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अच्छा करने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। यूएन फेल है, मतलब है, सच में है भाई। अगर आप प्रेजेंट डे बात करो ना, पैलेस्तीन की बात करो और इजराइल की बात करो, भाई पैलेस्तीन इतना ख़त्म हो चुका है, मार डाले हैं, सारे बच्चे मार डाले हैं, औरतें मार डाली हैं। पैलेस्तीन की जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी इजराइल में खूब धमास मचाया है। ठीक है, लेकिन जो हालत प्रेजेंट है पैलेस्तीन के नॉर्मल सिविलियन की, वो बहुत ज़्यादा बुरी है। ठीक है, हर दिन आप न्यूज़ देख रहे हो, हर दिन पता नहीं कितने लाख लोग मार दिए उसने, इजराइल ने। हर दिन मौतें आ रही, सबसे ज़्यादा बच्चे मरे हैं क्योंकि वहाँ पे 60% बच्चे ही थे, सबके सब मर गए, छोटे छोटे बच्चे मर गए, सब मर गए। ठीक है, यूएन क्या कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। अभी भी प्रेजेंट की मैं बात करूँ ना, अभी भी इजराइल उस पर बॉम्बिंग कर रहा है, अभी भी मार रहा है पैलेस्टीन के लोगों को, लेकिन यूएन फिर भी इंटरवीन नहीं कर रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये फील्ड है एक तरीके से। रशिया ने देखो, रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, कितने सिविलियन मर गए, इंडिया का भी एक स्टूडेंट मर गया। भाई उसकी क्या गलती थी, वो तो यहाँ से पढ़ने के लिए गया था कि भाई हाँ एमबीबीएस करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तुमने रशिया का भी वॉर नहीं रुक पाया। जब तुम वॉर ही नहीं रुक पा रहे हो तो तुम्हारे एग्जिस्टेंस का मतलब ही क्या बनता है। मुझे तो ये लगता है कि तुम फेल्ड हो। ठीक है, यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वॉइस सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ की नहीं है, डेवलप्ड कंट्री की ही है। ठीक है, यूएस की वॉइस है, चाइना की वॉइस है, इनकी वॉइस, और कुछ नहीं है। तो मैं तो इसको फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखती हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है, यूएन एंड पीस पर्सपेक्टिव की बात करूँ, इट इज़ द प्रिवेंशन थ्रू डिप्लोमेसी। तो ये बातचीत से क्या करते हैं, सारे के सारे मुद्दे और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको कम करने की, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एंड पीस बिल्डिंग, रिकन्स्ट्रक्शन, इलेक्शंस, और साथ में पीस बिल्डिंग का भी काम करते हैं। पीस बिल्डिंग का मतलब होता है
किसी चीज़ की अब पीस बिल्डिंग का मतलब होता है तुम पीस को कैसे बिल्ड करोगे, वहाँ पे जाके रिकंस्ट्रक्शन करोगे जो भी आपका चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है, इलेक्शंस के थ्रू करोगे। एंड पीस एनफोर्समेंट लाइक सैंक्शन, मिलिट्री एक्शन। तो देखो पीस एनफोर्समेंट का देखो किस तरीके से होता है, आप किसी कंट्री को थोड़ा थ्रेट देते हो कि हम तुम पे मिलिट्री एक्शन करेंगे या फिर हम तुम पे सेक्शन लगा देंगे, इससे तुम ये क्या करो, पीस यहाँ पे मेंटेन करो। साथ में पीस कीपिंग, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन इसका काम रहता है, ठीक है, इसको पीस मेंटेन करके रखना है, मॉनिटर करना है, और जो पीस उसने वहाँ पे किसी भी नेशन में स्टैब्लिश किया उसका सुपरविजन भी करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो याद करने वाली चीज़ मैं बता दे रही हूँ, ये याद कर लेना, ये सारे पीस कीपिंग अपनों ने फोर्सेज भेजे हैं। ईरान में भी देते 1991 में, सोमालिया में 92 से 1995, रवांडा में 94, हैती में 1994, बोस्निया में 92 से 1995, कोसोवो में 1989, ईस्ट तिमोर में 1999, सीरिया लियोन में 2000 और डरफन सूडान में 2003 ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये सारे पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे गए हैं इन सारे नेशन में, किसके द्वारा, यूएन के द्वारा, जिनकी डेट्स याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे कम करते हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और आगे का हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और आपको इतना सब लर्न करने के लिए मैं एक साथ दे भी नहीं सकती, ठीक है। ख्याल रखो अपना, पढ़ते रहो आराम से, और ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में उसको डाल देना, ठीक है, आई विल आंसर यू, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।